नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। क्या कुछ नेता अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए समाज में बंटवारा लगातार चाहते हैं? क्या इन लोगों ने वोट की खातिर नीति और नीयत दोनों को ताक पर रख दिया है? यह सवाल आज हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि विवादों की सियासत के बादशाह असाउद्दीन ओवैसी ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि बीएमसी चुनाव में उनकी पार्टी जीती तो मुसलमानों को आबादी के हिसाब से बजट दिया जाएगा। क्या यह समाज में बंटवारा करने की बड़ी साजिश नहीं है? लेकिन इस शर्मनाक सियासत में कोई पीछे नहीं है। योगी आदित्यनाथ, मायावती, हरीश रावत, हर दल में ऐसे नाम हैं जो ऐसा करते आपको मिल जाएंगे। आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार और आज हम आपको एक नेता के दिमागी दिवालियेपन का दर्शन भी कराएंगे जिनकी जुबान बेलगाम हो चुकी है। उन्हें महिलाएं पेट्रोल और शक्कर जैसी लगने लगी हैं। लेकिन पहले बात धर्म के नाम पर वोट की, क्योंकि आर पार में आज वो बहस होगी जो बहस इस मुल्क के लिए, भारतवर्ष के लिए बेहद बेहद जरूरी है। आर पार में आज सियासत के उन चेहरों पर आर पार होगा जो धर्म के नाम पर वोट बैंक की गिनती करते हैं। राजनीति के ये वो चेहरे हैं जिनकी वोट की सियासत मजहबी रंग में रंग चुकी है और ये हम नहीं कह रहे, आप खुद इनके मुंह से सुन लीजिए। 37,000 करोड़ का बजट है। 21% के लिहाज से कितना बजट मुस्लिम इलाकों में खर्च होना था? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो प्रदेश में कैराना जैसी घटनाएं नहीं घटित हो सकती थी। प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो बरेली में हिंदू विरोधी दंगे नहीं हो सकते थे। मुस्लिम समाज के लोगों को हमारी पार्टी ने इस चुनाव में 97 टिकट दिए हैं। 97 यानी कि 3 कम 100 3 कम 100। धार्मिक तुष्टीकरण की शर्मनाक सियासत पर सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा है कि चुनाव में धर्म, जाति और भाषा के नाम से वोट मांगना गैर कानूनी है। फिर क्यों कुछ नेता बार बार धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं? इस देश के लिए विकास जरूरी है या बंटवारे की सियासत? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और आज इस बंटवारे की सियासत का हम आपको विश्लेषण दिखाएंगे क्योंकि मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट का विश्लेषण करना जरूरी है। धर्म, जाति के नाम पर वोट बटोरना अब गैर कानूनी है जब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। विकास से ज्यादा धर्म की राजनीति को अहमियत देते हैं कुछ दल। मुसलमानों का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के लिए किया जाता है। चुनावी लिस्ट में को धर्म के आधार पर बांटना किस हद तक जायज है? आप खुद देखिए, मायावती क्या कह रही थी, 97 यानी 100 से 3 कम हमने उम्मीदवार रखे हैं। तो धर्म के नाम पर लिस्टें भी बनती हैं। अब मैं रुख करता हूं अपने पैनल का। श्रीकांत शर्मा है जो कि राष्ट्रीय सचिव है, मीडिया चीफ है भारतीय जनता पार्टी के। एमएच खान है वरिष्ठ नेता बहुजन समाज पार्टी के। वारिस पठान है जो कि विधायक भी हैं और सीनियर लीडर हैं, प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के। और आलोक शर्मा है कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। अब मैं सीधा इस डिबेट की शुरुआत एमएच खान आपसे करता हूं और मैं चाहूंगा कि आप 40 सेकंड में मेरे सीधे सवाल का सीधा जवाब दें। 97 में 100, 3 कम यानी 100 मुसलमान उम्मीदवार आपने मैदान में उतारे हैं। ऐसा आपने क्यों, आपकी पार्टी चीफ ने क्यों बोला? मैं बहुत बेबाकी से सवाल रखता हूं, ऐसा क्यों बोला? सारे उम्मीदवारों का नाम क्यों? कि हमने 200 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, 100 हमने मुसलमान उतारे हैं, 50 हमने दलित उतारे हैं। यह बोलने की आवश्यकता क्या है? मैं सवाल आपसे पूछता हूं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। अगर हमने मुसलमानों को टिकट दिया है तो ब्राह्मणों को भी टिकट दिया है, हमने ठाकुरों को भी टिकट दिया है,
हमने अति पिछड़े वर्ग को 106 टिकट दिया है, तो इसमें कहां तुष्टिकरण आपको दिखाई दे रही है? आप ये देखिए कि अब जो लोग सत्ता पावर या जो जिसको कहते हैं कि जिनको हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही थी, अपने समाज का नेतृत्व नहीं कर पा रहे थे, उनको सबको हम सत्ता में लाना चाहते हैं, सबका विकास करना चाहते हैं, सबके उत्थान की बात हम कर रहे हैं। हम इसमें कहीं कोई तुष्टिकरण की राजनीति नहीं कर रहे हैं, सर्व समाज की बात हम कर रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, नहीं, ये तो सिर्फ चुनावी, आपका चुनावी भाषण है। आपका असली एजेंडा क्या है ये सबके सामने आ गया है, ये आपका चुनावी भाषण है। अब मैं MIM का रुख करता हूं। नहीं सर, नहीं, और लोगों की लिस्ट भी देख लीजिए ना। नहीं मैं देखूंगा। नहीं, आपने तो हमारी बात कर रहे हैं, औरों की भी लिस्ट। नहीं, कोई इतना गुणगान नहीं करता कि इतने मुसलमान हैं, इतने दलित हैं, इतने हिंदू हैं, इतना गुणगान कोई नहीं करता जितना आपकी पार्टी चीफ ने करा। पॉइंट इज दैट। अरे साहब बताइए, भारतीय जनता पार्टी हिंदू कर रही है, भारतीय जनता पार्टी मैं जवाब लूंगा उनसे, मतलब वो हिंदू करेंगे, हिंदू कर रही है। नहीं, वो हिंदू करेंगे तो आप मुसलमान करेंगे। नहीं, बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी, ये करना चाहते हैं आप? नहीं, बीजेपी की सियासत पर आप अपनी रोटियां भी आप वैसे ही सेकना चाहते हैं जैसे बीजेपी सेकती है क्या? आप अपने आप को बीजेपी से कंपेयर कर रहे हैं? एक भी टिकट नहीं आप बीजेपी को गलत भी कह रहे हैं और कह रहे हैं वो भी तो करते हैं, तो हम भी करेंगे, तो क्या गलत है? का विरोध करती है सर, गलत है सर, गलत है, पिछड़ों को गलत होता है, सही नहीं होता है, उनको हक नहीं देना चाहती है। ओके, मैं बीजेपी से पूछ लेता हूं, मैं श्रीकांत शर्मा के बाद चले जाता हूं। एमएच खान, आप वरिष्ठ आदमी है, आप वरिष्ठ आदमी है जी। अब आपने अपनी बात कह ली, मैं बीजेपी की बात चले जाता हूं, फिर मैं AIMM के पास जाऊंगा, मेरे साथ वारिस पठान साहब भी बने हुए हैं, और फिर आलोक के पास जाऊंगा, मैं आलोक जी के पास जाऊंगा। श्रीकांत शर्मा, आपकी लिस्ट भी ऐसी तैयार है, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। योगी आदित्यनाथ, जिस मीटिंग में श्रीकांत शर्मा भी मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर आने से पहले, योगी आदित्यनाथ क्या कुछ बोले आपने भी वहां पर सुना। क्या वो सब कुछ जायज है राजनीति के अंदर? वोट के नाम पर धर्म आना चाहिए? श्रीकांत शर्मा। देखिए अमीश, उन्होंने सिर्फ जहां उत्पीड़न के मामले आए सामने उन्होंने उनका जिक्र किया, नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी परफॉर्मेंस ऑफ पॉलिटिक्स में विश्वास करती है और हम विकास और सुशासन की राजनीति करते हैं। हमारा एजेंडा है सबका साथ सबका विकास, सम्मान सबका, अपमान किसी का नहीं। और ये देश अब इस तरफ आगे बढ़ रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है बहुत अच्छा फैसला आया है। आपकी भी हिंदू मुसलमान लिस्ट आएगी क्या श्रीकांत? देखिए आप वो तो लंबे समय से आप हमसे सवाल पूछते रहते हैं। मैंने कहा ना कि हमारा एजेंडा क्या है, सबका साथ सबका विकास। जब आप सरकार में होते हैं, जब आप काम करते हैं, अगर आप सुशासन और विकास पर फोकस करते हैं, फिर आपको जाति और मजहब के नाम की जरूरत नहीं होती है। जाति और मजहब का अमीश बाबू जी, जाति और मजहब का वो जिक्र करते हैं जो दोनों हाथों से लूटने का काम करते हैं, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए। कभी मजहब से कभी फतवे जारी कराएंगे, कभी जातियों के नाम पर फतवे जारी करेंगे। ये फतवे की राजनीति इस देश में अब समाप्त होने वाली है। इस देश में जो विकास करेगा वही राज करेगा। जिन्होंने जाति और धर्म के नाम पर इस देश को बांटने का काम किया है, जनता ने उनको खदेड़ने का काम किया है। और वो दिन दूर नहीं है अब कि जब जाति और मजहब का नाम पर वोट मांगने वाले अब जेल के अंदर भी जाएंगे। ये कोर्ट का फैसला भी आ गया है। मैं श्रीकांत, मार्च 2009 की बात करता हूं। वरुण गांधी, अगर कोई हिंदुओं को की ओर हाथ बढ़ाएगा तो मैं गीता की कसम खाकर कहता हूं मैं उस हाथ को काट दूंगा। साध्वी प्राची, नेता VHP, भारत को मुस्लिम मुक्त राज्य बनाने का वक्त आ गया है। आप ही के नेता है योगी आदित्यनाथ का, तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। देखिए वरुण गांधी के मामले में तो कोर्ट का फैसला भी आ गया कि वो जो उसकी नहीं, कोर्ट का फैसला आ गया, नहीं आ गया, आ गया ना। तो ये दूसरे तरीके से किसी चीजों को मीडिया के सामने रखना और फिर कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता अमीश बाबू। और हम जिक्र कर रहे हैं जो कल सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, ये देश के अंदर एक नया व्यवस्था चालू हुई है। हालांकि पुराना ही जजमेंट है, उसको दूसरे तरीके से सामने रखा है, ये अच्छी बात है। और अब परफॉर्मेंस ऑफ पॉलिटिक्स देश में होना चाहिए। जाति मजहब के नाम पर जो वोट मांगते हैं, ऐसे पॉलिटिकल पार्टियों के अब दुकान बंद होनी चाहिए। जी, मैं अब रुक करता हूं वारिस पठान का। वारिस पठान साहब, बहुत संक्षेप में आप जवाब दीजिएगा क्योंकि 2 सवाल है आपसे। और साउद्दीन ओवैसी जो आपकी पार्टी के मुखिया हैं, आपके बड़े नेता हैं, उनकी पूरी पॉलिटिक्स धार्मिक आधार पर चलती है। उनको बैंकों में पैसे नहीं आते तो वो कहते हैं कि मुस्लिम इलाकों में पैसे नहीं आ रहे। मन घड़ंत झूठे आरोप लगाए जाते हैं।
उसके बाद अब वो बीएमसी के अंदर नया शगुफा छेड़ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हमारी सत्ता बनी, जो कि बहुत मुश्किल लगाई दिखाई देती है, अगर हमारी बनी तो हम मुस्लिम्स के लिए अलग बजट लेके आएंगे। क्यों आप इस मुल्क को धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं? क्या आपको हिंदुओं के वोट नहीं चाहिए? क्या आपको बाकी धर्मों के लोगों के वोट नहीं चाहिए? व्हाई यू वांट टू डू इट? वारिस पठान साहब, कोई ऐसी बात नहीं है अमीश जी, मैं आपको बताता हूं उन्होंने क्या कहा था। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सभा में ये कहा था कि मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव आ रहा है जिसका बजट है 37,000 करोड़ रुपया। अगर आबादी को देख लो, 21% अगर आबादी है मुसलमानों की, तो वहां पर उन एरियाओं में बीएमसी की स्कूल्स क्यों बंद है, उन एरियाओं में बीएमसी के हॉस्पिटल्स क्यों बंद है? उन्होंने पूरा आंकड़ा दिखाया था उस जगह का। मुस्लिम तुष्टीकरण करना गैर कानूनी है। मुस्लिम अब कोई किसी भी तरह का तुष्टीकरण करना वो गैर कानूनी है। आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। कल्चरल नेशनलिज्म के अगेंस्ट हो गया। नहीं, it is not cultural nationalism. I know the definition of cultural nationalism. What is that? I have said it. नहीं सर, सुनिए बात। नहीं, cultural nationalism doesn't mean कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण करें What is मुल्क के अंदर। cultural nationalism? क्या ये क्या मुस्लिम, हम तो कहते हैं कि सबको साथ में लेके चलो। जब लॉ कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, संविधान कहता है इक्वलिटी सबके लिए होनी चाहिए, तो हम कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास। जब ये बात कर रहे इतनी बड़ी बड़ी बातें बीजेपी वाले, तो क्यों विकास नहीं करते? महाराष्ट्र के अंदर आप देख लीजिए, मुंबई हाईकोर्ट कहता है कि मुस्लिम्स को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, नहीं देते। और 2 महीने इलेक्शन के 2 महीने पहले बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में 3,600 करोड़ रुपए का छत्रपति शिवाजी महाराज का मेमोरियल बनाती है। तो क्या ये मराठा वोट बैंक को अपील करने के लिए नहीं है? मैं कहना चाहता हूं आपसे 2 ही बात अमीश जी, कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसमें जो डिसेंटिंग व्यू है उसको मैं अच्छा मानता हूं और बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से मानता हूं। उसके बाद ही आपने तो ये काम कर दिया। 12 दिसंबर 2016 को आपने एटीएम वाला बयान दिया आपके नेता ने, अब ये वाला बयान दे दिया। लगातार आप कर रहे हैं, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट को मानता हूं। सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है उसको क्रियान्वित भी कीजिए ना। 12 दिसंबर को भी हमने कहा था करनी भी करिए। अरे हमने दीपक मोहंती का रिपोर्ट बताया, हमने वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट बताया, हमने 2011 का सेंसस बताया। तो क्या ये सब कम्युनल है? ये इन्होंने कहा कि कम्युनल है, कम्युनल होता है जब आप कहते हैं धर्म के आधार पर एटीएम बटे हुए हैं, धर्म के आधार पर हम बजट बनाएंगे, वो कम्युनल होता है, घोर कम्युनल होता है। सब कम्युनल हो गए। अरे आप कम्युनल की बात करें, मैंने आपको 2 कौन बताया कम्युनल कौन से होते हैं। अब आप डिबेट में भी तुष्टीकरण का काम कर रहे हैं, लेकिन ये आर चलेगा नहीं आपका मामला। कम्युनल हो गया, मैं श्रीकांत की बात करता हूं। कमेटी का रिपोर्ट कम्युनल हो गया, कुंडू कमेटी का रिपोर्ट कम्युनल हो गया। श्रीकांत बाबू जी, ओके वारिस पठान हुआ से श्रीकांत शर्मा। ओके श्रीकांत शर्मा। अमीश बाबू, जो हाफिज सईद के जो समर्थक हों, उसामा बिन लादेन को जो अपना गुरु मानते हों, आतंकवादियों की लगातार पैरवी करते हों, मुंबई हमलावर जो था जिसने मुंबई को दहला दिया, मुंबई के अंदर लगातार सीरियल ब्लास्ट हुए, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुंबई के लोगों की चिंता नहीं की, आतंकवादियों की चिंता की। आतंकवादियों को जब फांसी की सजा हो रही थी, ये वो लोग हैं जो रात के 3 बजे दरवाजा खटखटा रहे थे अदालत का। इनसे आप अपेक्षा करेंगे कि इस देश के संविधान के अनुसार ही अपनी बयानबाजी करेंगे? देश को बांटो मत, ये देश बटने वाला नहीं है। आपके जहरीले बोलों से देश नहीं बटेगा। विकास सबका होता है, जो राज्य सबका होता है विकास। सड़क जब बनती है तो सब लोग चलते हैं, बिजली जब आती है तो उसका लाभ सबको मिलता है। पानी जब, तो क्या सुन लो पहले, आतंकवादी हो गए? अरे सुन लो पहले, आतंकवादियों की पैरोकारी आप करते हो। मेरे सवाल का आतंकवादियों को जो ट्रेनिंग देता है, लोग गए थे प्रेसिडेंट, आतंकवादियों को जो ट्रेनिंग देता है एनजीओ, उसके समर्थक हो आप लोग। सब आतंकवादी हो गए? उस रात को आपने मत करो, आतंकवादियों की पैरवी मत करो। देश के संविधान कानून में लोग कहते नहीं गए थे। पहले आप बताइए मेरे को, राम जेठमलानी साहब जो वरिष्ठ नेता थे आपके बीजेपी एमपी थे, आतंकवादियों का समर्थन वारिस पठान को 20 सेकंड दीजिए, का समर्थन मत करो। मुंबई के लोगों के साथ विश्वासघात आतंकवादी हो गए आपकी नजर में? क्या ये इस बार जमानत जब्त हो जाएगी, ध्यान रख लो। अरे आप लोग का तो ये कि आपके अगेंस्ट बात करो, श्रीकांत शर्मा जी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। 20 सेकंड दीजिए वारिस पठान को। हमको आपसे नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम नहीं देने वाले। हम क्या बात करेंगे? हम आतंकवादियों के पैरोकारों क्या बात करेंगे? सुमित सिंह क्या बात करेगा? सर्टिफिकेट संगीत सोम क्या बात करेंगे? जाओगे, जनता दौड़ा कर भगाएगी। कौन सी राजनीति करोगे? हम आपको सर्टिफिकेट नहीं देगा, जनता सर्टिफिकेट देती है। वो तो आपकी हालत हो गई है साहब, लोगों ने देख लिया। इस बार इतनी पूरी बड़ी पार्टी की जमानत जब्त होने वाली है मुंबई में, ध्यान रख लेना। हमसे हमारा खाना छीन लिया। अरे आज
150 से ज्यादा लोग मर गए। और जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ है 125 करोड़ की जनता आज तकलीफ में है। आपकी वजह से श्रीकांत शर्मा जी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है। आपकी वजह से कारोबार करने वाले आत्महत्या कर रहे हैं, आपकी वजह से नारकोटिक्स का धंधा करने वाले आत्महत्या कर रहे हैं, आपकी वजह से। आप लोग, अरे अच्छी बात है ना, आतंकवादियों को पैसा देने वाला अगर आत्महत्या कर रहा है तो इसके लिए अच्छी बात है। नारकोटिक्स का धंधा बंद हुआ तो अच्छी बात है, इसका समर्थन करना चाहिए आप लोगों को। इतने सारे अकाउंट पकड़ाए बीजेपी के डिमोनेटाइजेशन के बाद। देखिए अब नोटबंदी पर आ गए। देखिए डिबेट को जहां रखना रखिए। अब मुझे आलोक जी के पास से जाना है। नहीं वारिस पठान, जब आपने पूरा मौका दिया आपको श्रीकांत को, आपने अपना पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, यहाँ पॉलिटिकल चर्चा हो रही है। असीमानंद कौन है? मुद्दे से मत भटको। ये आतंकवादी नहीं है, अरे जेलों में है। साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, असीमानंद, ये कौन है? अरे आतंकवादियों के समर्थक राष्ट्रवादियों को इस तरह से संबोधित मत करो। अब देखिए अरे आपका आइडियल कौन है? ओसामा बिन लादेन, हाफिज सईद, इनको तो आप अपना आइडियल मानते हो। तो आप हो। नहीं देखिए ये शर्मिकी पराकाष्ठा है ये। अपनी जबान पे लगाम दो वारिस पठान, शब्दों के साथ आप शब्द मत बोलिए। सब के सब आतंकवादी है, जेलों में बंद है और कोर्ट चल रहे हैं उनके ऊपर। नहीं देखिए श्रीकांत शर्मा एक पार्टी, नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय सचिव है, वारिस पठान एक विधायक है। 150 आदमी वारिस पठान अपनी जबान पर लगाम दो, लोग बड़े शब्दों का इस्तेमाल मत करो। खड़ा कर दिया। यही लोग जो ठंडी में खड़े हैं दिल्ली की सुबह में। मैं गुजारिश करता हूँ आलोक जी के बाद मुझे जाना है। मेरी गुजारिश है आप दोनों से, किस तरह वारिस पठान में लाना जानते हैं तो वारिस पठान भी जानते हैं। आलोक शर्मा, जमानत दोनों से डिबेट कराइए आप। कांग्रेस को शायद इस मुद्दे में आप नहीं लेना चाहते, बहुत अच्छी बात। आलोक जी आप ही के पास आ रहा हूं मैं। श्रीकांत जी, वारिस पठान, आलोक शर्मा, जिस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति इस समय हो रही है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कि तुष्टीकरण की राजनीति खासतौर पर धर्म के नाम पर वोट मांगना गैर कानूनी है, ये एक बड़ी बात है। और उसकी बीच में बीएसपी की लिस्ट आती है और साउद्दीन ओवैसी का बयान भी आ जाता है और साथ साथ योगी आदित्यनाथ की भी स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं आलोक शर्मा आप? बीएसपी की लिस्ट आ जाई है जिसमें ये साफ, एमएच खान डोंट इंटरवीन, जिस लिस्ट के अंदर साफ किया गया है कि हमने 100 से 3 कम 97 मुसलमानों को टिकट दिया है। क्या ये जरूरी था? 30 सेकंड में जवाब आलोक जी। देखिए मैं नहीं 30 सेकंड में क्या मैं नहीं देता हूं फिर? नहीं बोलिए। नहीं आप 25 मिनट के बाद आएंगे आप बोलिए सर, आप बोलिए अपनी बात रखिए। नहीं साहब आप उन्हीं से बुलवाइए दोनों को। आलोक शर्मा गो अहेड। बिल्कुल, आप जिस तरह से अमीर जी कर रहे हैं अच्छी बात नहीं है। आप अपनी बात कहिए जनाब। नहीं मैं पूरी बात अपनी कहना चाहता हूं कि धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो 1951 का है उसी को सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है। आज उन पार्टियों को, उन राष्ट्रीय दलों को सोचने की आवश्यकता है कि सुप्रीम कोर्ट में केस होता है और रथ यात्रा चलती है। जब चुनाव के 2 महीने रह जाते हैं तो 84 कोस की यात्रा शुरू होती है और आज टीवी पर IBN 7 पर बैठकर वो धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाते हैं। शिवसेना जैसी कम्युनल पार्टी के साथ अपना गठबंधन करते हैं। अकाली दल के साथ जन्म जन्मांतर नहीं लगते। नहीं मैं आ रहा हूँ। मायावती का बयान आपको कॉमनल नहीं लगता? अमीर जी आप ही बोल लीजिए मेरी तरफ से। नहीं मैं पूछूंगा सर, मैं पूछूंगा सवाल। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, बात तो नहीं मैं आ रहा हूँ ना अपनी। आप मुझे केवल ये बता दीजिए कि 283 सांसदों में एक भी माइनॉरिटी को जो नहीं एडजस्ट कर पाया, क्या वो समाज के लिए ठीक है? मानता हूं कि अगर समाज में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट मांगी जाए वो बिल्कुल गलत है, पहले से गलत है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को कहा जाए कि ओबीसी प्रधानमंत्री होना चाहिए देश का, क्या ये ठीक है? अगर मायावती जी ने कहा बिल्कुल गलत कहा कि धर्म के नाम पर मेरे 97 टिकट है, लेकिन क्या हर पार्टी जाति और धर्म के आधार पर, वोट बैंक के आधार पर टिकट वोट नहीं देती है? आलोक जी आलोक जी अब मेरे छोटे छोटे 2 सवाल है, उनको जवाब दे दीजिए। काफी कुछ आप समझा रहे हैं, बीजेपी को आप काफी सीख देने की कोशिश कर रहे हैं, आप मायावती को भी कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 10 दिसंबर 2006 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के होल्ड ऑन सर, लेट मी कंप्लीट, डोंट इंटरवीन लाइक दिस, डोंट इंटरवीन लाइक दिस, लेट मी कंप्लीट। पहले मैं बोल देता हूं, आई वांट टू मेक माय पॉइंट। मूल भावना क्या थी? नो आलोक शर्मा, यू कैन डू इट। क्या थी? आलोक शर्मा, लेट मी मेक माय पॉइंट। आगे लाना चाहिए। आलोक कहां आपत्ति है? आलोक जी आप मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। आलोक शर्मा, योर ऑडियो इज डाउन। 10 दिसंबर 2006 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संविधानों पर
पहला हक समाज के सभी पिछड़े वर्गों का और खासतौर पर मुसलमानों का है, खासतौर पर मुसलमानों का है। अंडरलाइन। पॉइंट नंबर 2, हरीश रावत, सिटिंग सीएम ऑफ उत्तराखंड, व्हाट ही हैज डन, जिसको उनको बैक ट्रैक करना पड़ा, वापस लेना पड़ा, नमाज ब्रेक, हरीश रावत जी का जो वो बता क्या ये दीजिए। धार्मिक और अगर पिछड़ों का अगर हक है तो मनमोहन सिंह जी ने क्या गलत कहा क्या ये था, धार्मिक इसको आप बता राजनीति दीजिए। नहीं थी? और नहीं, आप आप मुझे बता दीजिए, अगर पिछड़ों को हक दिया जाए उसमें प्रॉब्लम कहां है? आप लाते हैं धर्म को बीच में। मेक योर पॉइंट आलोक शर्मा। मैं समझता हूं कि जिस तरह से मनमोहन सिंह जी ने बयान दिया था उसको सकारात्मक रूप में लेना चाहिए कि समाज में जो लोग पिछड़ गए हैं उनको आगे आना चाहिए। अगर इसको आप अपने राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। दूसरी चीज, जहां तक बात हरीश रावत जी की है, एक दिन के अंदर यहां से केंद्र से हमने दबाव दिया और हमने कहा कि या तो सभी धर्मों के लिए कीजिए वरना एक धर्म के लिए मत कीजिए, और 2 घंटे के अंदर वो फैसला परिवर्तित हुआ। लेकिन मुझे बता दीजिए अमीश जी, अमीश जी, अमीश जी, मुझे केवल ये बता दीजिए अमीश जी कि अमीश जी सुन लीजिए ना, आप सुनना नहीं चाहते हैं। जिन सांसदों ने राम ज्यादा और दूसरा शब्द किया उसको मंत्री बना दिया गया, क्या ये अपीजमेंट नहीं? मुसलमान हमें निकलते हुए भी देखे हैं, निकलते हुए देखे हैं, नहीं देखे? मैं आपको याद दिला दूं क्या, कांग्रेस पार्टी के समर्थन में भी फतवे निकले। परवेश वर्मा का स्टेटमेंट 4 दिन वाला आपने नहीं लिया संज्ञान में? बागपत में क्या कहा है? मैंने लिया है, मैंने सारे स्टेटमेंट लिए हैं। आप नहीं लेंगे सर, आप मेरे काम जो बीजेपी के विरोध में चला जाए वो पाकिस्तान चला जाए, आपने नहीं लिया। गिरिराज सिंह जी का स्टेटमेंट आपने नहीं लिया। मैंने सारे स्टेटमेंट लिए, मैंने योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट भी लिया है, साध्वी प्राची का स्टेटमेंट भी लिया है और दिग्विजय सिंह का स्टेटमेंट भी लिया है। तो इसलिए होल्ड ऑन आलोक शर्मा। ओके, श्रीकांत शर्मा वांट टू रिस्पॉन्ड। एमएच खान, आई एम कमिंग टू यू। श्रीकांत शर्मा 30 सेकंड्स रिबटल। देखिए अमीश बाबू, कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को जनता ने खारिज किया है। ये वही लोग हैं जो आतंकवादियों की मौत पर पूरी रात रोते रहते हैं। ये सलमान खुर्शीद जी ने कहा था सोनिया गांधी के बारे में। और जहां तक देखिए, राम से क्यों घृणा करते हो आलोक शर्मा? आज आतंकवाद पर चर्चा नहीं हो रही है। आज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का जो आलोक शर्मा पर चर्चा कीजिए। आलोक शर्मा अपना रवैया थोड़ा ठीक करो और नहीं, रवैया करना बंद करो। आलोक शर्मा रवैया ठीक करो, अपना बीच में इंटरप्ट मत करो। अपनी बात कही आपने, सबने धैर्य से सुना। तो 72 सदस्य थे, उसमें भी सुन लो भाई, आपको लगता है कि आप ही बोलते रहेंगे? श्रीकांत आपके बीच में नहीं बोले, आप उनके बीच में मत बोलिए। उन्हें 20 सेकंड दीजिए, फिर आप अपना रिएक्शन दीजिएगा। वारिस पठान भी आपसे कुछ आलोक पूछना चाहते हैं, लेकिन श्रीकांत 20 सेकंड्स, कंप्लीट योरसेल्फ। देखिए, कांग्रेस वालों को राम से क्यों इतनी नफरत है? अरे राजीव गांधी ने तो ताला खुलवाया था। चैनल पे बैठ के आप इस तरह की घृणा फैला रहे हैं, किसको नफरत है? अरे क्यों विरोध क्यों कर रहे हो? फिर अगर रथ यात्रा निकाली थी तो विरोध क्यों कर रहे हो? राम का मंदिर तो वहां था, मंदिर है, मंदिर और भव्यता देंगे उसको, भव्यता प्रदान करना बाकी। आलोक शर्मा जो शहीद हुआ था, अरे राम विरोधी क्यों? अगर हम राम राम कहते हैं तो राम मंदिर का ताला भी खुला तो कांग्रेस के शासन में लेकर जाते हैं तो विरोध करते हो। राम राम कहते हैं तो विरोध हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन राम के नाम पर हम वोट नहीं मांगते हैं। आप लोग राम के नाम पर वोट मांगते हो। तो राजीव गांधी ने ताला किस लिए खुलवाया था? मांगते हो काशी और अरब की बारी उनकी बारी। मौका दिया जाएगा। आप लोग राम मंदिर का नाम होता है, राम के नाम पर वोट मांगते हो, उसके बाद भूल जाते हो। आलोक जी, श्रीकांत शर्मा, आलोक शर्मा, निवेदन है मेरा। एमएच खान भी कुछ कहना चाहते हैं, वारिस पठान भी। वारिस पठान, आई एम कमिंग टू यू। एमएच खान साहब वेट कर रहे हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं इस पॉइंट के ऊपर। आपका कांग्रेस से सवाल है, मैं पूरा मौका दूंगा सर, आपको पूरा मौका दूंगा। वारिस पठान, मेरा भी सवाल है, कुछ शर्मा जी से भी कुछ सवाल नहीं, कौन से 2 शर्मा है? 2 शर्मा जी हैं, एक श्रीकांत शर्मा जी है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव है, कांग्रेस के नेता आलोक शर्मा है। श्रीकांत शर्मा पूछेंगे कांग्रेस के साथ तो गठबंधन है इनका, उससे थोड़ी कांग्रेस से नहीं पूछेंगे मेरे से। मैनिफेस्टो में तो राम मंदिर का जिक्र है, तो क्या आप वो निकाल देंगे? मैं आता हूं। मैनिफेस्टो में तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र है, तो क्या आप उसको निकाल देंगे? अरे और ये कल्चरल नेशनलिज्म क्या है? ये वर्ड यूज किया था 1923 के अंदर सावरकर ने। ये गोवलकर का मानना है कल्चरल नेशनलिज्म। श्रीकांत शर्मा साहब, आप इस बात को मानिए। यही है क्या? आतंकवादी के प्रवक्ता को मैं जवाब दे दूं? आप ओसामा बिन लादेन जवाब नहीं है इनके पास। नहीं, जवाब मैं जवाब दे दूं? आपके शहीद के समर्थक को मैं जवाब दे देता हूं, सुन लो। आपके जो आतंकवादी थे जेलों में, साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित सब जेल में है। उनको मुंबई हमलावर के मुख्य आरोपियों के प्रवक्ता को मैं जवाब दे देता हूं। सवाल का जवाब नहीं है। क्या आप राम मंदिर को निकाल देंगे? क्या आप यूसीसी को निकाल देंगे? मत भागो, जवाब सुन लो। राजनीति आप लोग कर रहे हैं ये। अरे पाकिस्तान परस्त राजनीति करने वालों, जवाब सुन लो।
राष्ट्रवादियों का जवाब सुनकर जाओ। बेईमान, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले, आतंकवादियों का समर्थन करने वाले, अरे हिंदुत्व मुंबई का नाम के अंदर 1923 में हमला सावरकर ने लिया था, 1000 लोगों को मार दिया, हिंदुत्व उनका आप उनकी आप जमानत करने वाले हो, उनके लिए आप नमाज अदा करते हो, उनके लिए आप दरवाजा खटखटाते हो वारिस पठान, आप अपनी बात कहिए। श्रीकांत शर्मा, अब आपने अपनी बात कह दी। वारिस पठान, 30 सेकंड आपकी बात। ये कौन बोला आपको ये बेबुनियाद इल्जाम? अरे श्रीकांत शर्मा साहब, आप थोड़ा स्टडी करके आइए, आप थोड़ा पढ़ के आइए। अरे आपसे ज्यादा स्टडी है। इतना बड़ा आतंकवादी था, मुझे मालूम है कि अनपढ़ लोगों के साथ कैसे बात करनी है। श्रीकांत समर्थक लोगों के साथ मुझे कैसे बात करनी है, हाफिज सईद के समर्थकों के साथ मुझे कैसे बात करनी है, मुझे मालूम है अच्छे से। मुझे आपसे नहीं पढ़ाने की कोशिश चैनल पे किस तरह बात करना है। नहीं, श्रीकांत, आप 20 सेकंड दीजिए, अनइंटरप्टेड मर्यादा। अमीश बाबू, तो मैं चर्चा का हिस्सेदार बनूंगा। नहीं, मैं आपको मौका दूंगा श्रीकांत, मैंने आपको मौका दिया भी है, लेकिन फिर भी ओके। वारिस पठान, 20 सेकंड आपके बाद, आप अपनी बात कंप्लीट करिए अनइंटरप्टेड, फिर एमएच खान। वारिस पठान, पहले आप। देखिए, मेरा सवाल सिर्फ श्रीकांत शर्मा जी से ये था कि इनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ खान साहब है बोल करिए, इनके मैनिफेस्टो में यूसीसी का कोड लिखा हुआ है, क्या वो निकाल देंगे? और ये कल्चरल नेशनलिज्म की जो बात करते हैं, मतलब ये तो गोवालकर की बात करते हैं। 1923 के अंदर सबसे पहला जो ये वर्ड यूज किया था वो तो सावरकर जी ने यूज किया था ना। तो क्या आप लोग 1953 का जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसका उल्लंघन किया? सबसे पहले आप माफी मांगिए। क्या बीजेपी सरकार, आपके आदित्यनाथ कौन सी भाषा यूज करेंगे? संगीत सोम कौन सी भाषा यूज करेंगे आप इलेक्शन में? वारिस पठान, आप अपने बात के लिए। एमएच खान कुछ कहना चाहते हैं। एमएच खान, आप क्या कहना चाह रहे थे, बोलिए। एमएच खान, फिर श्रीकांत शर्मा। मैं ये कह रहा हूं कि सर्व समाज को लेके चलना, सभी जात बिरादरी, सभी धर्म को लेके चलना, सत्ता में भागीदारी देना, ये तुष्टीकरण नहीं है। इस पे मैं इसका विरोध करता हूं, ये तुष्टीकरण नहीं है। दूसरा, मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि जब बिहार में चुनाव हो रहा था तो अमित शाह ने क्या कहा था? अमित शाह इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। श्रीकांत शर्मा, जवाब। उसके बाद उन्होंने क्या कहा? रामलला हम आएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। अब आप रुक जाइए, ये देखिए, अभी जी मेरी बात 20 सेकंड का समय और है, मेरे पास 20 सेकंड का समय और है। श्रीकांत शर्मा, जवाब। देखिए अमीश बाबू, जो सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला आया है, एमएच खान तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के मुंह पर तमाचा है जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, अपने भ्रष्टाचार को, अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए समाज को जाति और धर्म के नाम पर बांटते हैं। भारतीय जनता पार्टी परफॉर्मेंस ऑफ पॉलिटिक्स में बिलीव करती है। सबका साथ, सबका विकास हमारी प्राथमिकता है और इसी आधार पर देश का विकास हो रहा है और जिन राज्यों में हमारी सरकार है वहां विकास हो रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए। बेशरम आदमी को बोलो, कौन है बेशरम आदमी जो शर्म की बात कर रहा है? ये बेशरम आदमी कौन बोल रहा है बीच में? आप सबको साथ लेके चल रहे हो, कहाँ चल रहे हो? सबको साथ लेके गए। अरे मायावती रही है हमारे साथ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हमारे साथ नहीं है। आप तुष्टीकरण नहीं कर रहे हो। अरे पहले बताइए, तुष्टीकरण आप नहीं कर रहे हैं। अरे 12 में खारिज किया, 2014 में शून्य पर आउट हो। ओके, आलोक शर्मा कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। आलोक शर्मा, मैं पूरी तरह से कहना चाहूंगा, आलोक जी, जिस पार्टी का आधार ही जन्म ही धर्म के आधार पर हुआ, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस जो तमाम तरह के ऑर्गेनाइजेशन हिंदुत्व की बात करती हैं, वो आज धर्मनिरपेक्षता का पाठ ना पढ़ाएं। और डिसाइसिव फोर्सेस के लिए पिछले 2.5 साल में मैं इस डिबेट को यही वाइंड अप करता हूं, लेकिन एक वो नेता जो औरतों को चीनी और चीटी समझता है, जो औरतों को पेट्रोल समझता है, उसके दिमागी दिवालियापन पर सबसे धमाकेदार इंटरव्यू आप देखेंगे अब, क्योंकि आज आर पार हमने करा है 7/27 पर अबू आजमी के साथ अनमिसेबल इंटरव्यू। और इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए अबू आजमी एक्सक्लूसिव जुड़ रहे हैं, क्योंकि अबू आजमी ने बड़ा विवादास्पद बयान दिया है। आजमी साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, क्या आपको लगता नहीं है जो कुछ बयान आपने दिया है महिलाओं के बारे में, खास तौर पर यह कहना कि हमारे भारत की यह परंपरा रही है, मुझे नहीं पसंद होगा कि अगर बेटी बहन किसी और आदमी के साथ कहीं जाए, पेट्रोल होगा तो आग लगेगी, शक्कर होगा तो चींटी आएगी, क्या आपको लगता नहीं है कि यह बयान गलत बयानी है? अगर आप मुझे ये बता दें कि मेरे देश का कोई व्यक्ति ऐसा है जो कहता है कि मेरे घर की महिलाएं, मेरी बहन बेटी किसी और आदमी के साथ रात को जाएं, जिससे जो उसका बाप बेटा या पति नहीं है, रात भर घूमे, और उसको अगर ये पसंद है
तो मैं समझूं कि मैं गलत किया हूं, लेकिन मैं तो समझता हूं कि ये मेरा स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, कोई गलत नहीं बहुत है। अच्छा स्टेटमेंट है ये। और आपको महिलाएं आज पेट्रोल जो है- नजर आती है, महिलाएं चीटी और शक्कर नजर आती है। शर्म करिए आजमी साहब, आप नहीं, जो महिलाएं कुछ बहुत आप कह रहे सम्मानित है, हैं। मेरी माँ और बहन है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ एक नहीं, सुनिए ना, मैं देश में चोरी करना मना है, देश में क्या पूरी दुनिया में चोरी करना मना है। मैं बाहर गाड़ी पैसे छोड़ दूं और मैं कहूं कि भाई ये चोरी हुआ तो पुलिस अबू की आजमी, जिम्मेदारी है। आप क्या कहने की 100% पुलिस कोशिश की कर रहे हैं? अगर जिम्मेदारी पैसे है। खुले सुनिए ना, छोड़ेंगे तो वो चोरी हो जाएंगे। नहीं। महिलाओं ने अपने आप को खुला सुनिए छोड़ा ना। हुआ है जो वो चोरी हो जाएंगी, क्या कहने की कोशिश है? सुनिए ना। बहुत बेहुदा अरे बयान है बात ये। तो सुनिए ना, मेरी बात पूरी कंप्लीट होने के पहले भाई साहब, पहले मैं लेट मी कंप्लीट माय थिंग, पहले बोलने दीजिए। पर आप कानून महिलाओं का है अपमान नहीं कि कर सकते। कानून है कि रेप मोलेस्टेशन के ऊपर सजा होना चाहिए। बिल्कुल गलत है कि कोई भी आदमी इस तरह की हरकत करे, उसको सजा मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, सजा मिलना ही चाहिए। गलत करते हैं लोग, लेकिन उसके बाद भी अगर इतना कानून होने के बाद भी ये चीजें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उस पर रोक लगाने के लिए अपनी तरफ से भी कोई प्रिकॉशन लूं। प्रिकॉशन यही है कि क्या प्रिकॉशन है? महिलाओं को आप मैं आपकी बयान सुबह से सुन रहा हूं रात सर। में अकेले ना जाने दें। अब महिलाएं रात को अकेले ना जाएं, लेकिन जो आदमी जिनकी मानसिकता खराब है वो वैसे के वैसे रहें। डू यू थिंक दैट इज फेयर? क्या वो सही होगा अबू आजमी साहब? आप सेंसिबल आदमी हैं, आप नेता आदमी हैं, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये बेहुदा बातें हैं। मैं कह रहा हूं कि आप इस तरह की बातें करेंगे तो मैं कहता हूं बेहुदी सोच है जो ये बात करती है, मुझसे बात कहती है। ये मेरा कहना यह है कि मैं कह रहा हूं कि वो लोग जो लोग हैं, मैं कहा उनको फांसी की सजा दो जो लोग ये कर रहे हैं। मैं एक बार नहीं 10 बार कह रहा हूं, फांसी की सजा दो। 1400 साल पहले इस्लाम ने कहा था कि जो भी कोई रेप करेगा उसको फांसी की सजा दो। आज सरकारें सोच रही हैं, लेकिन यह भी कहा गया था कि औरतों की हिफाजत करना भी हमारा फर्ज है। अब औरतों को तो इस तरह खुलेआम किसी और आदमी के साथ घूमना, रात को जाना, आप कह रहे हैं जिस दिन लोग महिलाएं शराब पूरे पी रहे हो, कपड़े डालें, लेकिन मर्द अपनी सोच वैसी की वैसी रखेंगे। बेंगलोर में जो इंसिडेंट हुआ उसके ऊपर दुख जताने की बजाय आप यह सलाह दे रहे हैं महिलाएं पूरे कपड़े डालकर आती तो कुछ नहीं होता, कहीं पेट्रोल होगा तो आग लगेगी, शक्कर होगा तो चींटी आएगी। ये किस तरह की बयान है? ये बीमार मानसिकता को दर्शाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको लगता है कि वेस्टर्न कल्चर आपकी मानसिकता हो गई है, इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। मैं इस देश में आप जाइए, गुजरात में जाइए, आप राजस्थान में जाइए, बड़े बड़े जमींदारों की बेटियां, औरतें, बड़े बड़े घरों के रहने वाली हिंदू औरतें आज भी अगर घर से निकलती हैं तो पल्लू लगा लेती हैं। तो लोग बड़ी अहमदौती सम्मान के साथ उनको देखते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए अपने चेहरे पर बुर्का डाल लेना चाहिए, पल्लू डाल लेना चाहिए। क्या बातें आप क्या कर रहे हैं? बातें वही कर रहा हूं जो अच्छी होती हैं, बातें वही कर रहा हूं जो 1400 साल पहले इस्लाम ने कहा था। तो मतलब ये मुल्क 1400 साल और जो आज वहां पे रेप नहीं हो रहा है, वहां मोलेस्टेशन नहीं हो रहा है, वही बातें कर रहा हूं मैं। महिलाएं हमारी इज्जत है, महिलाएं हमारी माँ और बहनें हैं, इसलिए बातें कर रहा हूं। आप गाड़ी का इस्तेमाल मत करिए गाड़ी का इस्तेमाल। 1400 साल पीछे चले जाइए ना, लाइटर का इस्तेमाल मत करिएगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं वही बातें कर रहा हूं जो सबसे अच्छी बातें जो भारतवर्ष की संस्कृति है। आपके पास कोई तर्क नहीं है और ऐसा लगता है कि आप ये बयान, मेरा इल्जाम है आपके ऊपर कि आप ये बयान सिर्फ हेडलाइन में आने के लिए देते हैं, खबरों में आने के लिए। मेरा इल्जाम यह आपके ऊपर कि आप इस देश की संस्कृति को भ्रष्ट कर रहे हैं। मैं भ्रष्ट कर रहा हूं? वाह। और आप इस संस्कृति में बड़ी मेरी मुखालफत करके, आप महिला को चीटी, मेरी मुखालफत करके आप मेरी बात को रद्द कर रहे हैं। पेट्रोल से अरे मैं ऐसी बात कर रहा हूं जिससे इस देश में औरतों का सम्मान रहे। मैं चाहता हूं हमारी माँ और बहनें के साथ किसी की हिम्मत न पड़े नजर उठाने की, सख्त कानून बनाया जाए। लेकिन हमें उसके साथ साथ ये सोचना है कि ये जो बेहुदा और गलत किस्म के लोग हैं उनको एक चांस भी ना मिले। अब मैं आपको आपके 2014 के बयान पे लेके जाना चाहता हूं। आपने जब एक रेप के ऊपर एक बयान दिया था और उसके बाद आपके परिवार के एक सदस्य, उसको गलत दिखाया गया। नहीं, गलत क्या दिखाया गया? आपके परिवार के सदस्य, आपकी बहू है आयशा टाकिया, उन्होंने क्या बोला? अरे छोड़िए ना, आप परिवार की बात क्यों करते हैं? पूरा भारत मेरा परिवार है, मैं और पूरा देश मेरा परिवार है, पूरा देश मेरा परिवार है। आपकी बहू ने बोला, पूरा देश मेरा परिवार है, पूरा देश मेरा परिवार है। मैं तो वो बता रहा हूं जो आपका इमीडिएट परिवार है, वो आपके लिए क्या सोच रहा है? नहीं, कोई सब इमीडिएट मेरा देश, ये कोई जरूरी नहीं कि मेरी बात से सब लोग सहमत हो। जिसको सहमत ना हो बाहर में जाए। अब आपकी बहू ये बात बोल रही है,
बोले दीजिए। आप अपने परिवार में नहीं कन्विंस कर पा रहे और यहां थोप रहे आप लोगों के ऊपर कि ये कर लीजिए। कन्विंस कर रहा हूं, मैं अपनी बात कहूंगा, जिसको सुनना सुने, जो नहीं सुनना नहीं सुने। मैं मेरी बात जो मुझे इस देश के लिए अच्छा लगता है, जो मेरी माँ बहनों का सम्मान और इज्जत बढ़ाने के लिए अच्छा लगता है, वो बात मैं बोल रहा हूँ। जिसको अच्छा लगे सुन ले, जिसको नहीं अच्छा लगे छोड़ दे। मुझे देश के कानून ने पूरी छूट दिया हुआ है कि मैं अपनी बात को बोल सकता हूं। उस बात को अच्छा लगे तो ले लीजिए, नहीं अच्छा लगता तो रिजेक्ट कर दीजिए आप, उसमें कौन सी बात है। नहीं, एक बात बताइए, आप सर्वे करके देख लीजिए, महिला जो पूरे कपड़े पहनती है, नीचे करके चलती है, उससे कम छेड़खानी होती है। ये क्या बात है? हाँ बिल्कुल, आइए मैं आपको गारंटी देता हूं। गांव में मेरे साथ आइए, खड़े हो जाइए सिर्फ 2 घंटे के लिए। नहीं, मैं आपके साथ चलूंगा। आइए मेरे साथ 2 घंटे खड़े हो जाइए। एक महिला को रखिए आप पर्दे में, मैं चल के एक महिला को रखिए कम कपड़े में, और देखिए कि कितनी क्या होता है। मैं भी दिल्ली मुंबई घूमता रहता हूँ, मुझे भी पता है समाज क्या सोचता है। जी हाँ, मैं भी घूमता हूँ जनाब। आइए ना, जिनकी आइए ना, सोच गलत है, चलिए ना, जिनकी सोच गलत है और जो गलत आइए सर्वे करता हूँ ना, आइए कब आ रहे हैं बोलिए, आज कितने बजे आ रहे हैं, आप कहाँ आ रहे हैं। नहीं, आप गलत सोच को आगे बढ़ाते हैं। नहीं, मुझे आप बोलिए ना, आप सर्वे करते हैं, मैं दोनों। अगर ये मेरी बात गलत होगी तो मैं टेलीविजन के ऊपर हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा, नहीं तो आप मांग लीजिएगा। बोलिए आप कितने बजे कहाँ आते हैं, मैं आता हूँ वहां पर। एक बात बताइए, आप अपने घर में तो समझा नहीं पा रहे, दुनिया के ऊपर, देश के ऊपर थोप रहे हैं कि 1400 साल पहले क्या थोप रहा इस हूं? मुल्क में मैं तो कह रहा हूं ना भाई। था। नहीं, मैं कुछ नहीं थोप रहा हूं। नहीं, आपने ये बोली बात, अभी बोली आपने। मुझे जो अच्छा लगता है बोल रहा हूं, जिसको सुनना हो सुने, नहीं सुनना हो मत सुने। आपको अच्छा देना गाली लगेगा तो गाली थोड़ी देंगे। मैं कोई असेंबली में बिल तो नहीं पास कर रहा हूं, लेकिन मेरी बात मैं बोल रहा हूं। शुक्र है आप असेंबली में मेजोरिटी के साथ नहीं है आप जैसे लोग, नहीं तो बहुत बुरा हाल करते हैं मुल्क का। मजा आ जाता है अगर हम असेंबली में जिस दिन मेजोरिटी में आ जाएंगे ना, उस दिन देश में ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, देख लेना। खत्म नहीं, वो तनाव इतना बढ़ जाएगा, आपको समझ नहीं आ रहा आप किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे भाई साहब, आप खुश हो जाएंगे, आप दुआ देंगे कि अबू आजमी मेजोरिटी में आने के बाद कितना अच्छा काम किया। एक मुझे बात बताइए अबू आजमी साहब, क्या आपको लगता नहीं है, ठंडे दिमाग से एक बात को सोचिए, मैं इंटरवीन नहीं करूंगा, क्या आपको लगता नहीं है आप एक नेता हैं, आप इस तरह के बयान देंगे तो वो लोग जो औरतों के बारे में गलत सोचते हैं, जिन लोगों की मानसिकता ऐसी है, उनको सपोर्ट मिलेगा इससे, उनको लगेगा देखिए हमारा एक मसीहा खड़ा हो गया है जो कह रहा है औरतें पूरे कपड़े डालकर आए तो उनके साथ कोई गड़बड़ नहीं होगी। भाई साहब, आज रात को मेरी एक पब्लिक मीटिंग है जिसमें कम से कम 5 से 10 हजार लोग रहेंगे। आप अपने टीवी वालों को भेज लीजिए, मैं एक एक बात को कह करके हाथ उठवाऊंगा। अगर जनता ने मेरी बात पर 100% हाथ उठाया तो आप मेरी बात को अप्रिशिएट कीजिएगा, और जनता ने हाथ नहीं उठाया, मुझे किया, तो मैं टेलीविजन पर हाथ जोड़ करके पूरे देश से माफी मांगूंगा। भेजिए आज। आप 10,000 लोगों की बात कर रहे हैं, मैं 10 लाख लोगों की बात करता हूं। देखिए सोशल मीडिया पर, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर आपके बारे में क्या कुछ चल रहा है। वो तो वो लोग हैं जिनको ये चीजें अच्छी लगती हैं, वो बोल रहे हैं चीजें। नहीं, आपको तो खुद अच्छी लग रही है ये सब चीजें। नहीं, वो लोग आप जिस तरह की बदजबानी कर रहे हैं अब पसंद है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया पर, शुक्रिया, धन्यवाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार और एंड में कंक्लूजन होता है। आज हमने आपको एक मुद्दे पर बहस दिखाई और एक इंटरव्यू दिखाया, कंक्लूजन लेकिन लगभग बराबर के हैं। कई बार नेताओं को समझ नहीं आता उनकी सीमा क्या है, चाहे वो बयानों में हो चाहे वो राजनीति में हो। जब तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं तो वोट तो उनको कुछ मिल जाते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए इस मुल्क का, भारतवर्ष का, हमारे देश का बड़ा नुकसान कर देते हैं, हमारे लोगों का बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। और जब वो गलत बयानी करते हैं तब वो समाज का बड़ा नुकसान कर देते हैं। तो एक तरफ तो वोट बैंक की राजनीति होती है, तो दूसरी तरफ होती है समाज को तोड़ने की राजनीति, समाज को जोड़ने की नहीं, समाज को तोड़ने की राजनीति। कम से कम उनको सोचना समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि आखिरकार कौन सी राजनीति कहां फिट बैठती है। आप राजनीति करिए, राजनीति करने से कोई मना नहीं करता, लेकिन महिलाओं को चींटी, शक्कर, पेट्रोल से कंपेयर करना किस हद तक जायज है, और तुष्टीकरण करना कभी हिंदू के नाम पर तो कभी मुसलमान के नाम पर किस हद तक जायज है। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो,
सबको 2 वक्त की रोटी चाहिए, सबको करने के लिए काम चाहिए और सबको हवा भी साफ चाहिए। जब हवा आती है तो वो किसी का धर्म पूछ के नहीं आती कि आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, आपको साफ चाहिए और आपको खराब चाहिए। इसलिए नेताओं को समझना चाहिए कि शॉर्ट टर्म के लिए तो ये एक नुस्खा हो सकता है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम उनके लिए भी और सोसाइटी के लिए भी, देश के लिए भी बेहद बेहद खराब और गंभीर हो सकते हैं। फिलहाल आर पार को यही वाइंड अप करते हैं, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया, क्योंकि ब्रेक के बाद सुमित आएंगे हम तो पूछेंगे के साथ।